Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's continue our new topic, Law of Diminishing Marginal Utility. Students, Law of Diminishing Marginal Utility को हिंदी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहा जाता है। नियम कहा जाता है, ठीक है, या इसे कभी कभी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। क्यों? डिमिनिशिंग मीन्स ह्रास होना या घटना, ठीक है। ह्रास मीन्स कम हो जाना, घट जाना। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता एंड लॉ नियम, यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी यानी टीयू एंड एमयू के रिलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 मेन रिलेशन डिस्कस किए थे। जिसका फर्स्ट रिलेशन था वहां पर व्हेन टीयू बीइंग इंक्रीज्ड एमयू बिकम्स डिक्रीज्ड, यानी जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक उसी समय मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा होता है। फिर सेकंड रिलेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, टीयू इज मैक्सिमम, देन मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू इज जीरो, एमयू इज जीरो, यानी जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा उस समय मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? जीरो होगी, शून्य होगी। एंड थर्ड रिलेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन टोटल यूटिलिटी बीइंग डिक्रीज्ड, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो ऐसे में जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू है वो क्या हो जाती है? बिकम्स नेगेटिव, यानी एमयू क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो ये 3 रिलेशन स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। नाउ वी आर going to discuss about law of diminishing marginal utility, ठीक है। जो हमने पढ़ा फर्स्ट रिलेशन से कि वेन एक डायग्राम हम लोगों ने इस तरह से बनाया था जिसमें हमने यहाँ से दिखाया टीयू इंक्रीज हो रहा है और एमयू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है? एमयू है और ये टीयू है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट के बाद या फर्स्ट यूनिट से ही कंटिन्यू जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो रिलेशन को डिस्कस करते समय मैंने टीयू और एमयू के रिलेशन को डिस्कस किया था, लेकिन मैंने वहाँ आपको ये नहीं बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये नेगेटिव क्यों होता है, ये कंटिन्यू डिक्रीज क्यों करता है। तो स्टूडेंट्स, इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता के लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के पीछे कुछ रीजन हैं। उन रीजंस को डिस्कस करते हुए, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करते हुए इकोनॉमिस्ट्स ने ये क्लियर किया, ये बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होती है, क्यों किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन करने से
मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कम होती जाती है, और इनके सभी कॉजेस को एक्सप्लेन करने के बाद इकोनॉमिस्ट ने जो लॉ दिया, जो नियम दिया, या ये बताया कि ये मार्जिनल यूटिलिटी घटती क्यों है, कम क्यों होती जाती है, उस लॉ को, उस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो सबसे पहले इस लॉ को एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे H.H. गोसेन। क्या नाम था इनका? H.H. गोसेन। इन्होंने सबसे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज वी डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होगी। सबसे पहली बार गॉसेन ने ही इसे डिस्कस किया था। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इस लॉ को, इस कॉन्सेप्ट को, कि किसी भी कमोडिटी का अगर कंजम्पशन किया जाता है तो उस कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इस कॉन्सेप्ट को एक लॉ बनाया, उसको और ज़्यादा डेवलप किया, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? गोसेन ने दिया। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डेवलप करने का, उसे और मॉडिफाई करने का काम किसने किया? मार्शल ने किया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ स्टूडेंट देखिए लिखा है, दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन। सबसे पहले ये नियम किसने दिया? H.H. गोसेन ने दिया। दैट इज वाई, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसीलिए इस लॉ को, इस नियम को गोसेन का पहला नियम, प्रथम नियम, उपभोग का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, गोसेन ने स्टूडेंट्स कंजम्पशन के रिलेशन में, कंजम्पशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए दो नियम दिए। फर्स्ट क्या था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और सेकंड नियम था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का था। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था। तो जो लॉ ऑफ DMU है, लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, से लॉ ऑफ DMU बोला जाता है शॉर्ट में। D फॉर डिमिनिशिंग, M फॉर मार्जिनल, U फॉर यूटिलिटी। तो पहला क्या लॉ था स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ DMU, और सेकंड क्या था? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ DMU था स्टूडेंट्स, इसको गोसेन का फर्स्ट नियम कहा जाता है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे गोसेन का सेकेंड नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ DMU गोसेन्स फर्स्ट लॉ, एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो वही यहां लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए, दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन। That is why it is also known as Gosen's first law of consumption। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये लॉ, ये नियम हमें क्या बताता है। This law explained an important relationship between utility and the quantity consumed of a commodity। समझ रहे हैं? यानी ये नियम हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ DMU में क्या बताता है? यूटिलिटी एंड जो कंजम्पशन क्वांटिटी है, कंजम्पशन क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है,
अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आप कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस रिलेशन को एक्सप्लेन कौन करता है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही यहाँ लिखा है, दिस लॉ एक्सप्लेन्ड एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी, दिस लॉ एक्सप्लेन्ड दैट। ठीक है, यानी यूटिलिटी और कंजम्पशन के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और किस तरह से एक्सप्लेन करता है उसे भी डिस्कस करते हैं। व्हेन अ पर्सन कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब कोई पर्सन अपनी वांट्स को, अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी कमोडिटी की एक के बाद एक मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जब कोई भी कंज्यूमर किसी वस्तु की, किसी कमोडिटी की एक के बाद एक कई इकाइयों का यूज करता है, कई यूनिट्स का यूज करता है, द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ऐसी सिचुएशन में उस कमोडिटी की जो सक्सेसिव यूनिट हैं उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। देखिए क्या रिलेशन बताया, अगर अभी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या करता है, कंजम्पशन एंड यूटिलिटी के रिलेशन को बताता है। तो अभी हमने देखिए पढ़ा कि कोई भी पर्सन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता है, यानी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, तो एवरी सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूटिलिटी से जो सक्सेसिव यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उस सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होगी, हर बार कम होती जाएगी। वही यहां देखिए लिखा है, व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी जब भी आप एक के बाद एक यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंज्यूम करते जाएंगे, एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव्स लेसर मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो मान लेते हैं उसे फर्स्ट यूनिट से 25 यूनिट एमयू मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। इसके बाद अगर वह मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा, यानी सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, तो सेकेंड यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, या सेकेंड यूनिट की जो यूटिलिटी होगी, वो लेस देन 25 होगी। ऐसे ही अगर और यूनिट कंज्यूम करता है, यानी थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है, तो थर्ड यूनिट से मिलने वाली एमयू लेस देन एमयू ऑफ सेकेंड यूनिट, यानी सेकेंड यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी से भी कम होगी। तो यानी कोई भी कंज्यूमर जब अपने कंजम्पशन प्रोसेस में
एक के बाद एक यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंज्यूमशन को इंक्रीज करता है, तो एवरी नेक्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव्स लेसर यूटिलिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी जब कोई पर्सन एक के बाद एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो हर अगली इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी प्रीवियस यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी से कम होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स कल हमने जो डायग्राम बनाया था आपने देखा था, उसमें टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज कर रहा था लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ओनली डिक्रीज कर रहा था। ये एमयू है और ये टीयू है, ठीक है। तो इसी लॉ की वजह से, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से स्टूडेंट्स जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। क्लियर। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू हमें क्या बताता है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो इसी की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बना था वो लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप्ड था, उस मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती क्यों है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने तो हमें ये तो बता दिया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। सक्सेसिव मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब हम उन रीजंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जो ये क्लियर करते हैं, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो हमेशा, जो ऐसे कॉजेज को हम एक आध को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सब, जो हमें ये बताते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होती है। ओके, यहां देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है रीजन फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में क्यों होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, हम उन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जो पहला कॉज है, पहला रीजन है, वो क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स इज पॉसिबल, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था वांट्स और नीड्स आर अनलिमिटेड, डिस्कस किया था। लेकिन यहां क्या है, देखिए, अब पर्टिकुलर वांट, किसी एक वांट की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर वांट इज लिमिटेड। हमारी जो वांट्स और नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन कोई एक वांट, कोई एक नीड तो लिमिटेड होती है। उस वांट्स को, उस नीड्स को कंप्लीटली सेटिस्फाइड किया जा सकता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड किया जाता है कोई एक पर्टिकुलर वांट्स। हाँ, हमारे पास बहुत सारी वांट्स हैं, हमारे पास प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, हमारे पास मर्सिडीज गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़ा सा बेंगलो होना चाहिए, मिलियंस बिलियंस ऑफ बैंक बैलेंस होना चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स हैं। लेकिन कोई एक वांट्स की अगर हम बात करें तो उस वांट को, किसी एक भी वांट की बात कर लें आप, उसको तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर किसी वांट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाइड किया जा सकता है तो आप अपने उस वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जब
कोई कमोडिटी परचेज करेंगे और उस कमोडिटी का कंजम्पशन कर लेंगे, उस कमोडिटी का कंजम्पशन कर लेंगे, तो वो वांट्स क्या होगी, कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो जाएगी। फिर आप सेकेंड यूनिट उसकी परचेज कर लेते हैं कमोडिटी की, तो वो वांट्स और ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब आप थर्ड यूनिट उस पर्टिकुलर कमोडिटी की परचेज कर लेंगे तो वांट्स आपकी और ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप किसी डिजर्ट एरिया में हैं, डिजर्ट एरिया में जहां पानी है ही नहीं। ठीक है, एक डिजर्ट एरिया है, आप वहां पर हैं, वहां पानी नहीं है और आपको प्यास लग जाती है। आप इधर उधर पानी ढूंढते हैं, थक जाते हैं, लेकिन आपको पानी नहीं मिलता। प्यास अब जीने मरने की स्थिति में आ जाती है और आपके पास एक बैग है, जो बैग मनी से भरा हुआ है, पैसे से भरा हुआ है। ठीक है, अब आप बहुत ज्यादा जीने मरने की स्थिति में हैं, आपके पास फुल एक बैग है जो मनी से बिल्कुल फुल है। आप उस वांट्स को मनी से तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, प्यास है पानी से ही शांत होगी, सेटिस्फाइड होगी। जीने मरने की स्थिति है। अब मान लीजिए वहां पर कोई एक दूसरा पर्सन जिसके पास एक बोतल पानी है, आपको दिख जाता है, मिल जाता है। ठीक है, और आप उससे पानी की डिमांड करते हैं, वाटर चाहिए आपको, और वो पर्सन नो बोल देता है। अब क्या करेंगे आप? उसे कहें क्या, भाई पैसा तो है पानी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसे मनी ऑफर करेंगे, ऑफर मनी, क्योंकि मनी है आपके पास जो आपकी प्यास को शांत नहीं कर सकता। लेकिन इस पर्सन को पैसा देके पानी तो खरीदा जा सकता है, लेकिन वो पैसे से भी पानी देने को तैयार नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि फुल बैग ऑफ मनी है, उससे कहेंगे तू सारा पैसा ले ले भाई और हमें ये पानी की बोतल दे दे। ठीक है, और वो पूरा पैसा लेके आपको पानी की बोतल दे देता है, पानी की बोतल दे देता है और आप पानी पी लेते हैं, आपकी जान में जान आ जाती है। जो वांट थी आपकी, जो नीड थी वाटर की, वो अब काफी हद तक सेटिस्फाइड हो चुकी है। लेकिन वो पानी इतना इनफ नहीं था जो आपकी प्यास को कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर देता। ठीक है, तो लेकिन आपकी नीड्स काफी हद तक सेटिस्फाइड हो गई है। अब क्या वो पर्सन एक और बोतल आपको देता है, एक और बोतल आपको देता है, या उसके पास एक बोतल और है, तो क्या आप उसको उतना ही मनी देने को तैयार हो जाएंगे जितना फर्स्ट बोतल के लिए दिया था? बोलिए, सोचिए इस चीज को। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप उससे फर्स्ट बोतल परचेज कर रहे थे, फर्स्ट बोतल आप जब परचेज कर रहे थे, तो आपकी जो डिमांड की इंटेंसिटी थी, डिमांड की इंटेंसिटी थी, वो बहुत हाई लेवल पर थी। आपकी मांग की तीव्रता बहुत अधिक थी। अगर आपको वो पानी नहीं मिलता तो डेथ भी हो सकती थी, इतनी ज़्यादा डिमांड इंटेंसिव थी। इसीलिए हमने क्या किया कि उसे बहुत, एक ही बोतल के लिए बहुत सारा पैसा दे दिया। लेकिन अब हम एक बोतल पानी पीने के बाद इस स्थिति में हैं कि हम सरवाइव कर सकते हैं, यानी अब हमारी डिमांड उतनी तीव्र नहीं रही है,
हमारी डिमांड उतनी कंपलसरी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हो चुकी है, इसलिए हमारी डिमांड की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो अब कम हो गई है, इसलिए हम उतना पैसा देने को तैयार नहीं होंगे जितना कि हमने फर्स्ट बोतल के लिए पेमेंट कर दिया था। यानी जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की क्वांटिटी कंज्यूम करते जाते हैं, उस कमोडिटी के लिए जो हमारी डिमांड की इंटेंसिटी है, डिमांड की जो इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, वो कम होती जाती है। और जब डिमांड की इंटेंसिटी कम होती है, इसका मतलब उस कमोडिटी की हमें यूटिलिटी भी कम होती जाती है। समझ रहे हैं? जैसे फर्स्ट बोतल हम लोगों ने परचेज की तो हमें उस बोतल का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन था, इसीलिए हमने फुल बैग ऑफ मनी उसे दे दिया। लेकिन सेकेंड बोतल में हमारी यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम उसे उतना पेमेंट देने को तैयार नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी कमोडिटी को परचेस करते हैं अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, शुरुआत में हमारी डिमांड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे लिए पर्टिकुलर कमोडिटी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसका कंजम्पशन करते जाते हैं, उस कमोडिटी के लिए हमारी डिमांड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है, यानी वो कमोडिटी हमें कम यूटिलाइज होती जाती है, यानी उसकी यूटिलिटी हमें एज कंपेयर टू स्टार्टिंग यूटिलिटी कैसी होगी? कम होती जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट्स, सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वही लिखा है, ऑल्दो ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड बट अ पर्टिकुलर वांट्स इज लिमिटेड एंड कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड, और उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड भी किया जा सकता है। सो अ पर्सन कंज्यूम्स मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, दिस इंटेंसिटी फॉर डिमांड, यहाँ स्टूडेंट लिख लेना, हिज डिमांड, यहाँ पर इंटेंसिटी से पहले स्टूडेंट्स डिमांड लिख लेना, हिज demand intensity for that particular commodity becomes less and less, so his marginal utility from successive unit becomes gradually smaller, और इसीलिए उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है स्टूडेंट्स वो कैसी होती जाएगी? पहले की तुलना में घटती चली जाएगी। ओके, सेकेंड रिसोर्स की बात, सेकेंड कॉज की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, रिसोर्स कैन बी यूज इन मल्टीपल ऑप्शन। आपको पहले भी बताया था, हमारे पास जो भी रिसोर्स होते हैं उनको हम मल्टीपल ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मनी है तो उस मनी को हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं, या कंजम्पशन में हम उस मनी से कार खरीद सकते हैं, फूड खरीद सकते हैं, फ्रूट्स खरीद सकते हैं, या एनी अदर आइटम खरीद सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन। लेकिन अगर कंज्यूमर रेशनल है, रेशनल मैंने पहले ही बताया, व्हाट इज रेशनल? रेशनल द पर्सन हु कैन डिसाइड राइट और रॉन्ग। एक पर्सन जो अपना सही और गलत डिसाइड कर सकता है, अपना विवेक से काम कर सकता है, उसे रेशनल पर्सन कहा जाता है। क्लियर है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्स को मल्टीपल ऑप्शंस में यूज किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट्स आपको 100 रुपीज दिए जाएं, ठीक है, और आपके पास ए, बी, सी, डी ऑप्शन हो, डी ऑप्शन हो, जिससे आपको ए से 100 यूटिलिटी मिलती है, बी से 20, सी से 80 एंड डी से 50 यूटिलिटी मिलती है। और इन चारों ही कॉम्बिनेशन को, ए बी सी डी को आप 100 में परचेज कर सकते हैं।
तो अगर आप रेशनल हैं, राइट और रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये डिसीजन ले सकते हैं, तो इस 100 रुपीज को आप किस कॉम्बिनेशन पे खर्च करेंगे? 100 पर। तो पहली वैल्यू आपकी क्या होगी? 100। फिर आप और 100 दिए जाए तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या होगी? 80। और आपको फिर से 100 दिए जाए तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 50। और फिर से 100 दिए जाए तो नेक्स्ट वैल्यू 20। कहने का मतलब स्टूडेंट्स यही है कि जब भी किसी कंज्यूमर के पास रिसोर्स होते हैं, इनकम होती है, तो पहले वो अपनी इनकम को उस कंजम्पशन पे, अपने रिसोर्स को उस कंजम्पशन पे खर्च करता है जो कंजम्पशन उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। उसके बाद वो उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जो बचे हुए कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हो, यानी ये, और उसके बाद नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो इसीलिए भी स्टूडेंट्स जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेशनल कंज्यूमर सबसे पहले उस कमोडिटी को कंज्यूम करता है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है, उसके बाद उस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा जो उसे सेकंड मैक्सिमम यूटिलिटी देगी, और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। और रिजल्ट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजम्पशन से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ, एज वी डिस्कस दैट रिसोर्स कैन बी यूज इन मल्टीपल ऑप्शन। रिसोर्स को मल्टीपल ऑप्शन में यूज किया जा सकता है। A rational consumer used his resource in that option which provide maximum utility and after that lesser and lesser। यानी कोई भी कंज्यूमर सबसे पहले कौन सी कमोडिटी यूज करेगा? जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी, और उसके बाद एक के बाद एक कमोडिटी की यूटिलिटी घटती हुई होगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रीजंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती क्यों होती है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है? मोर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यानी जब भी किसी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी आपके पास बढ़ती जाती है, उसका इंपॉर्टेंस आपको कम होता जाएगा, इसीलिए उसकी यूटिलिटी भी आपको कम होगी। ये भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है स्टूडेंट्स। ये हमारा मानसिक एटीट्यूड कुछ ऐसा है। यहां क्या लिखा है देखिए, अ पर्सन हु कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब एक के बाद एक कई इकाइयों का कंजम्पशन करता है तो क्या होता है? यूटिलिटी कम होती जाती है। यानी इसका दूसरा मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के पास किसी आइटम्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, वो हमें उतना यूटिलाइज नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कभी आगरा से निकलते हैं तो क्या मन करेगा? लुक एट ताज, ताज को देख लिया जाए। और आप जब भी ताज को देखने जाएंगे बहुत एक्साइटेड होंगे, यानी वो इवेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फोटोग्राफी करते हैं, सेल्फी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यादगार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो उसकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए रेयर है, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मान लीजिए, एक सपोज कर लीजिए आपका घर बिल्कुल ताज के सामने बना दिया जाए, फ्रंट ऑफ ताज, तो क्या आप ताज को पहले दिन
देखेंगे, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा देखेंगे, तीसरे दिन देखेंगे चुप, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने घर पे खड़े होंगे, छत पे खड़े होंगे, लेकिन ताज की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी आपके लिए अब रेयर नहीं रही है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस भी आपके लिए कम हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारा कुछ मेंटल एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड ऐसा है कि जिस कमोडिटी की हमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है, उसकी यूटिलिटी घटती जाती है। ये भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। ठीक है, यही सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डीएमयू में है। जब किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट आप कंज्यूम करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस कम होता जाता है, उसके लिए हमारी डिमांड कम होती है, कम यूटिलाइज हो जाता है। इसीलिए एक के बाद एक जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उस कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी भी कैसी होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को वेरीफाई करते हैं, जिसमें से कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, यानी डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है ये कब एप्लीकेबल होगा। हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी ये इस नियम का जो रिजल्ट है, यानी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी तभी घटती हुई मिलेगी जब इन कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया जाए। अदरवाइज रिजल्ट नियम के, इस लॉ के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, इस लॉ से अलग हो सकते हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक के बाद एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होगी। लेकिन ये मार्जिनल यूटिलिटी स्टूडेंट्स तभी घटती हुई होगी जब कुछ कंडीशंस फॉलो हों। अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं हुई तो ये आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई हो, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती हुई भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं जो ये बताती हैं कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड होने के बाद ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी तभी घटती हुई होगी व्हेन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी परफॉर्म कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, जब कंजम्पशन को बिना किसी गैप के कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपको भूख अभी लगी है, हंग्री हैं आप अभी, एक रोटी अभी खा ली, सेकेंड यूनिट आपने 1 घंटे बाद खा ली, थर्ड यूनिट 1 घंटे बाद खा ली, फोर्थ यूनिट 1 घंटे बाद खा ली। तो क्या इससे आपकी यूटिलिटी घटती हुई होगी? आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता हुआ होगा? कभी नहीं। जैसे आपको प्यास लगी है, 1 बूंद पानी पी लिया, 1 चम्मच पानी पी लिया तो प्यास और बढ़ जाएगी, यानी अगली यूनिट का इम्पोर्टेंस हमें और ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसकी यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए आप जिस वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अगर उस वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू किया जा रहा है, तब तक कंटिन्यू किया जा रहा है जब तक वांट्स सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तभी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होगी, अदरवाइज मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करती हुई होगी।
जैसे आपको भूख लगी है तो पहली रोटी खाइए, तुरंत उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद पांचवी, जितनी आपको खानी है कंटिन्यू कर लेंगे तो हर यूनिट पर यूटिलिटी कैसी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। लेकिन अगर आप कंजम्पशन में गैप करेंगे तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी अधिक होगी, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस, उसके लिए डिमांड इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा है दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी परफॉर्म कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, यानी कंजम्पशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सेकेंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट एटसेट्रा रिमेन सेम कंजम्प्टेड कमोडिटी, यानी जब आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं उस पीरियड में जिस कमोडिटी का आप कंजम्पशन कर रहे हैं उस कमोडिटी का हर यूनिट का क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट सेम होना चाहिए। अगर इनमें कोई चेंज, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपने अच्छी क्वालिटी यूज कर ली, सेकेंड यूनिट में आपने थोड़ी बैड क्वालिटी यूज की, थर्ड में और अच्छी क्वालिटी यूज की, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपने फर्स्ट ब्रेड यूज किया है, नमक केवल, मान लीजिए आपने कोई सब्जी, कोई सलाद वगैरह नहीं लिया, केवल ब्रेड खा लिया। सेकेंड यूनिट जब आपने यूज किया, सेकेंड ब्रेड में आपने घी यूज कर लिया, रोटी के साथ सब्जी यूज कर ली, तो क्या होगा, यूटिलिटी घटेगी, उसका तो टेस्ट और बढ़ जाएगा, उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमोडिटी कंज्यूम की जा रही थी उसकी क्वालिटी में चेंज कर दिया गया उसकी, इसीलिए सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी घटी नहीं बल्कि क्या हुआ, बढ़ने लगी। इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप जो कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं उस कंटिन्यू कंजम्पशन में जो कमोडिटी आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ कंजम्प्टेड कमोडिटी बिकम्स रीजनेबल। ये लॉ ऑफ डीएमयू तभी लागू होगा, तभी एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स, जब आप जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसकी एवरी क्वांटिटी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको प्यास लगी है, किसी भी पर्सन को प्यास लगी है तो आप उसे बूंद बूंद कंटिन्यू, हमने क्या कहा कि कंजम्पशन कंटिन्यू होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी पर्सन को प्यास लगी, हम उसे कंटिन्यू बूंद बूंद करके उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं, क्या उसका सेटिस्फेक्शन घटेगा? क्या उसकी भूख की तीव्रता, उसकी प्यास की तीव्रता घटेगी? पानी की डिमांड की तीव्रता घटेगी? कभी नहीं घटेगी, क्योंकि उसे तेजी से प्यास लगी और उसे हम बूंद बूंद पानी दे रहे हैं तो उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। यानी हर नेक्स्ट ड्रॉप के लिए, हर नेक्स्ट बूंद के लिए उसकी यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस उसके लिए और ज्यादा होगा। इसलिए अगर किसी पर्सन के प्यास को आपको सेटिस्फाइड करना है तो उसे आपको गिलास से पानी देना होगा, एक रीजनेबल क्वांटिटी में पानी देना होगा, ना कि ड्रॉप्स या स्पून से। या भूख लगी है किसी को, आपने बहुत सिक्के के बराबर रोटियां बना के उसको दे रहे हैं, क्या उसकी रोटियों के लिए तीव्रता होगी वो घटेगी? नहीं। क्यों? कि क्वांटिटी जो आप रोटी दे रहे हैं सिक्के के बराबर, 1 रुपए के सिक्के के बराबर, वो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है कंजम्पशन यूनिट की। समझ रहे हैं? तो क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की, उसकी क्वांटिटी रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ वही लिखा है, क्वांटिटी ऑफ कंजम्प्टेड कमोडिटी बिकम्स रीजनेबल
reasonable. For example, if a person is thirsty, for the satisfaction of thirsty, it is compulsory we provide the glass full of water, not a spoonful. हम उसे गिलास से पानी देना कि स्पून से, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेंटल सिचुएशन रिमेन्स सेम ड्यूरिंग होल कंजम्पशन प्रोसेस। जो कंजम्पशन प्रोसेस है उस ड्यूरेशन में, जो कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है, उस पूरी प्रोसेस में जो कंज्यूमर है उसकी मेंटल सिचुएशन सेम होनी चाहिए। जैसे कंजम्पशन स्टार्ट किया था तो नॉर्मल था पर्सन, लेकिन बीच में उसने ड्रिंक कर लिया, तो ये जरूरी नहीं है उसके लिए यूटिलिटी कम हो सकता है उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाए। इसलिए मेंटल सिचुएशन भी सेम रहनी चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द कंजम्पशन प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू घट और बढ़ सकती है। इसलिए ये लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होने के लिए ज़रूरी है कि जब तक कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कंजम्पशन कर रहा है, उस कंजप्टेड कमोडिटी का प्राइस उस टाइम, उस पीरियड में चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंडीशंस थी, प्री कंडीशंस थी लॉ ऑफ डीएमयूज की। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।